हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इन 45 क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर आपसे नीट 2026 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है, एनसीईआरटी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करने चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाए। और साथ में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है कैसे पहचाने कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं और आज के वीडियो से मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल दूं, एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्लास 12th का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। हर साल आपके एग्जाम में फिक्स है 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं और जो क्वेश्चन आपका आता है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होता है और पूरी एनसीईआरटी आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं। यानी अगर अच्छे से आपने ये वीडियो देखा तो समझो एग्जाम में आपके कम से कम 8 या 12 मार्क्स पक्के। ठीक, करें फिर स्टार्ट। अब आपको पता है ये 45 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है, ये है हमारे केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चन। और चैप्टर वाइज टेस्ट कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। केयर टेस्ट सीरीज में आपके चैप्टर वाइज रिवीजन फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो बताता हूं और साथ में जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको रिमाइंड कराता हूं। ठीक, और जो बच्चा केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखता है तो ये टेस्ट सीरीज क्या है, उसके केमिस्ट्री के 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स का केयर करती है। ठीक है भाई, चलो अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। देखो वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही टेस्ट एक बार फिर से करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम ना हो तो एटलीस्ट ये 15-16 क्वेश्चन जो सामने लिखे हैं ये जरूर एक बार प्रैक्टिस करके देख लें फिर से, यानी फिर से रीअटेम्प्ट करके देखें। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 7th, 10th, 11th, 12th, 17th, 20th, 22nd, 24th, 28th, 29th, 37th, 38th, 39th, 41st एंड 44th क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे कुछ बच्चे कई बार मेरे से क्या पूछते हैं कि सर ये टेस्ट किस लेवल का था। देखो भाई मैं क्लियर बता दूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट है ये इजी टेस्ट नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है एक भी बच्चा इसमें 180 आउट ऑफ 180 नहीं कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही टेस्ट थोड़ा सा लेंथी है, यानी 1 घंटे में मैक्सिमम स्टूडेंट से तो हुआ भी नहीं होगा। तो इस टेस्ट में अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 160 प्लस इवन 150 प्लस भी स्कोर कर रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। आप नीट 2026 एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 भी कर सकते हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेस्ट में 120 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, 100 प्लस एवरेज माना जाएगा। लेकिन 100 से नीचे जिनका स्कोर है उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपने जो क्रैश कोर्स के लेक्चर है, चाहे रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर है या कृष्णा बैच के लेक्चर्स है, वहां से एक बार आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोबारा से पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं एक बार दोबारा से पढ़ लो। ठीक, अब आगे बढ़ जाए, करें स्टार्ट। टफ चैप्टर था, टफ टेस्ट था, घबराना मत अगर कम मार्क्स आए, मैं पहले ही बोल दिया हूं। अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं टेस्ट को सोल्व करूंगा मुझे भी ज्यादा टाइम लगेगा जैसे सॉल्यूशन में हुआ था। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट, अब इसमें पूछा है गैल्वेनिक सेल जिंक Ag प्लस कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 प्लस और Ag में जा रहा है, इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि सीधा सीधा पूछ रखा है रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। आपको पता है लेफ्ट साइड में एनोड लिखा जाता है और राइट साइड में कैथोड लिखा जाता है और बीच में 2 डंडे सोल्ट ब्रिज के होते हैं। तो एनोड किसका है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिंक का एनोड बनेगा, तो जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 प्लस। ये देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन होगा Ag प्लस से Ag में, ये कैथोड हो गया। ये आपका एनोड, ये कैथोड, बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, आंसर इज 2।
जहां पे मैं ई लिखूंगा उसका मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट। जहां पे मैंने लिख दिया एम उसका मतलब है सेकेंड अटेम्प्ट, और जहां मैंने लिखा टी उसका मतलब है थर्ड अटेम्प्ट। बोलो कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है Fe2 प्लस Fe और Fe3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस की द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन पहले अटेम्प्ट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन आते ही क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट का हो जाता है, सेकंड का या थर्ड का। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि क्वेश्चन में 2 लाइन लिखनी पड़ेगी और सिंपल सी कैलकुलेशन, तो सेकंड अटेम्प्ट में रखेंगे, थर्ड तक जाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होगा, पहले इक्वेशन लिखो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है ना, तो इसके लिए ई नोट सेल लिख दिया -4.441। आपको पता डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा, माइनस NF ई सेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 2 इंटू एफ इंटू -0.441 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड लिखो Fe3 प्लस वाली, Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 प्लस में जा रहा है, तो डेल्टा जी नोट इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा -1 इंटू एफ इंटू 0.771। ये आ गया। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, डेल्टा जी नोट 1 डेल्टा जी नोट 2। ठीक, अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, Fe प्लस 2Fe2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू, सॉरी ये है ना Fe3 प्लस है, इज कन्वर्टिंग इनटू 3Fe2 प्लस। तो देखो आपको क्या चाहिए, Fe चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, इसमें कहां है, राइट साइड में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, रिवर्स होगी यानी माइनस होगी। ठीक, दूसरा इसमें Fe2 प्लस राइट में है, इसमें भी राइट में है। दूसरी इक्वेशन में राइट में है, तो राइट में है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, सुनना भाई, आप है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू Fe3 प्लस, यहां आ जाएगा लेफ्ट में 2Fe2 प्लस, और ये उधर राइट में जाएगा ये Fe2 प्लस, तो 3Fe2 प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन ऐड करनी है। अब जो ऑपरेशन आपने रिएक्शंस पे लगाया है वही आपके डेल्टा जी पे लग जाएगा, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी नोट हो जाएगा इसका डेल्टा जी नोट 1 के आगे माइनस और प्लस 2 डेल्टा जी नोट 2। समझ आ? अब देखो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, Fe किस में जा रहा है, Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Fe3 प्लस किस में जा रहा है, Fe2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन 2 Fe3 प्लस 2 उसमें जा रहे हैं, 2 Fe3 प्लस किस में जा रहे हैं, Fe2 प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है, N इक्वल टू इसमें 2 आएगा। एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक, तो इसमें ऐसे करेंगे 2 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, ठीक, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा -2 इंटू, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस माइनस प्लस, फिर आगे माइनस लग गया 2 8 8, और ये हो जाएगा -0.7771 एफ। ठीक, अब देखो -2 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, ये माइनस माइनस दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 9 नहीं 3, और 8 7 15, 8 7 15 एक 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करो 0.8 और ये 2 और ये 6, ऐसा कुछ आ जाएगा 0.826। लेकिन ऐसा तो आंसर कोई भी नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा, सोचो कहां गलती करी, हो गई ना गलती, पता चला आपको मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैं यहां पे 2 इंटू डेल्टा जी नोट 2 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी भूल गया। अब 2 से मल्टीप्लाई अगर करता तो यहां पे क्या आएगा, अब देखो क्या क्या क्या, क्या गलती हुई मेरे से, ये गलती हो गई हमारी, यहां पे ये अपना सारा दोबारा लिखना पड़ेगा यहां से, समझे या नहीं समझे? ठीक, तो आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, 1.542। अब इनको ऐड करो, 6 8 और 4 12, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, ये माइनस का, एफ से एफ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करो 1 2 1 3, इतना वोल्ट आ जाएगा 1.213। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज
फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। समझे नहीं समझे? और जब पेपर में आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, आपको ऐसे एक एक चीज नहीं लिखनी होती। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखो, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, हमारी कैलकुलेशन सीधी यहां से होगी, कहीं वहां पेपर में ऐसे लिखने लग जाओ, सर तो हम ऐसे लिखाते थे। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है पहले फॉर्मूला लिखेंगे पूरा, है ना। कहीं आ जाए ना, ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं पहले। अरे पेपर में कोई पूछने थोड़ा आ रहा है, तेरे को फॉर्मूला याद है या नहीं है? कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करो, वैल्यू पुट करो। आप तो ये भी मत लिखो मैं डेल्टा जी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, वो आपके दिमाग में, आप तो सीधा -n इंटू एफ इंटू, है ना, ऐसे किया करो। ठीक, नेक्स्ट तीसरा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक ए सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का क्वेश्चन है, सोल्ट ब्रिज के बारे में हम जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन होता है, तो इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का हो गया। ठीक, वो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रेट आयन। भाई सोल्ट ब्रिज में जो भी आप यूज करते हैं, कैटायन और एनायन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये बोल रहा K की ज्यादा है तो रॉन्ग। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इज ग्रेटर, रॉन्ग। वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस एंड नाइट्रेट आयन आर नियरली सेम, दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ गया? 3। नेक्स्ट, फोर्थ, 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिए, एक तो जिंक और कॉपर का, एक आयरन और कॉपर का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ ऑफ द सेल? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा, है ना, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। और क्या लिखेंगे? गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक, हो सकता है ऐसा नीट, हो सकता है ऐसा इजी क्वेश्चन भी आपके नीट 2026 एग्जाम में पूछा जाए। क्यों भाई? ठीक, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला, अगर आप ई नोट फाइंड आउट करोगे फर्स्ट सेल के लिए, ई नोट फर्स्ट सेल के लिए, मैं मान लीजिए इसको फर्स्ट सेल बोलता हूं और इसको सेकंड बोल देता हूं, तो इसके लिए E1 कितना आएगा? E1 कॉपर का माइनस कैथोड का माइनस एनोड का, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये हो गया 1.10 वोल्ट। और फिर E2 कितना आएगा? E2 कितना आ जाएगा? इसमें भी क्या है? कैथोड किसका है? कॉपर का है, तो कॉपर का E नोट रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हमेशा, माइनस आयरन का, ये हो गया आपका 5 और 4 3 7। ठीक, E क्या इतना आएगा? सीरीज में अगर कनेक्ट होंगे, तो सीरीज में कनेक्ट होते तो ऐड कर दोगे। ठीक, दोनों को अगर सीरीज में ऐड करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे, ऐड कर दो, ये कितना आया? 1.85 वोल्ट। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। हो जाएगा भाई ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। इनके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे F2Cl2 Br2 I2 के, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। वैसे तो आपको वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जानते हो आप हैलोजेंस के बारे में। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो F2 एंड I- आ जाएगा। और अगर इससे करना चाहते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का है, तो इसका सबसे इजीली रिडक्शन होगा, ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जिसका रिडक्शन कम, उसका रिडक्शन नहीं होगा, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो उसका क्या, वो क्या करेगा? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे कम किसका है? आयोडीन का। समझे या नहीं समझे? ठीक, आंसर 3 है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पावर ये होती है F2 की ज्यादा है Cl2 से, Cl2 की ज्यादा है Br2 से, Br2 की ज्यादा है I2 से, यानी F2Cl माइनस Br माइनस I- तीनों हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। Cl2 ओनली Br माइनस और I- को ऑक्सीडाइज करेगा, और Br2 ओनली I- को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन I2 की औकात नहीं है किसी भी अदर हैलाइड को F- Cl- Br- को ऑक्सीडाइज कर दे। लेकिन इस रिएक्शन में देखो, I2 क्या कर रहा है? Br- को Br2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये फिजिबल नहीं है। इजी क्वेश्चन था, पहले अटेम्प्ट का है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ई नोट दे रखा है, फॉर ई नोट वैल्यूज दे दी, M3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस वैल्यूज फॉर क्रोमियम मैंगनीज आयरन एंड कोबाल्ट आर, ये वैल्यूज दे रखी है। फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +3 इज इजीएस्ट।
ये भी इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, आसान है। देखो वो बोल रहा है कौन इजिली +2 से +3 में चला जाएगा। +2 से +3 में जाने का मतलब क्या है कि कौन इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे कम किसका है, माइनस में है, किसका, क्रोमियम का। तो क्रोमियम सबसे इजीली +2 से +3 में चला जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, कर देंगे ना। तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब तो ऐसे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2+ इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर R। ठीक है, ई नोट दे रखा है इसका, और ये इनका पूछा है, इसका इन दोनों का दे रखा है, इसका पूछा है। तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। कॉपर 2+ एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस में गया, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ई नोट कितना, इसके लिए डेल्टा जी लिख सकता हूं मैं। डेल्टा जी नोट 1 कितना है, 0.15 दे रखा था। तो आप लिखोगे -1 × F × 0.15। ठीक, और किसका दे रखा है, कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है ना, यही दिया है। और इसका डेल्टा जी नोट 2 हो जाएगा -1 × F × 0.50। ठीक, ये इक्वेशन 1, ये 2। कौन किसका लेके आना है, ई नोट कॉपर 2+ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर का। तो ये इक्वेशन लेके आओ इन दोनों का यूज करते हुए। कैसे, कॉपर 2+ लेफ्ट में, कॉपर राइट में, तो सीधा 1 और 2 को ऐड कर दो। कितना आएगा, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। सही है। अब देखो -1 × F × 0.15 प्लस -1 × F × 0.5। ठीक, और डेल्टा जी नोट कितना है, ये है आपका 2 × F × ई नोट सेल। ठीक, अब बताओ कितना आया, ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस कितना आया 0.65 फेराड आ गया, और ये -2 × F × ई नोट सेल, माइनस से माइनस कैंसिल, F से F कैंसिल, F से F कैंसिल, और ई नोट सेल इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 0.325 वोल्ट। है कोई ऑप्शन ऐसा, थर्ड, आंसर इज थर्ड। अच्छा, मैं लिखना भूल गया था कि कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कैलकुलेशन है, और ठीक सी कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है। ये क्वेश्चन क्लास में किए हुए सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आंसर 3। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में भले ही मत करो, भले ही आता तब भी मत करो, क्योंकि कई बार आता हुआ क्वेश्चन टाइम खा जाता है, फिर अपना लास्ट में धोखा लगता है जब इजी क्वेश्चन छूटते हैं। करो ही मत, आदत यही डालो। और मेजर टेस्ट में मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे लीव करना क्वेश्चन को, जैसे अभी सिखा रहा हूं ना कि पहले ये पढ़ो क्वेश्चन और उससे पहचानो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी सेफली स्टोर्ड इन ए कॉपर वेसल। भाई कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है पहले अटेम्प्ट का। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आप इजीली कॉपर में स्टोर कर सकते हो। देखो, कॉपर में अगर आपने Ag+ स्टोर कर दिया ना, यानी AgNO3, तो ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपने कॉपर में AuCl3 को Au3+ को रखा तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज करता गया ऐसे। ठीक, और रिएक्शन बैलेंस ऐसे हो जाएगी। ठीक, लेकिन क्या जिंक 2+ की औकात है कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दे, कभी भी नहीं है। तो इसका मतलब आप जिंक सल्फेट को कॉपर में रख सकते हैं, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये दे रखा है आपको Tl कन्वर्टिंग इनटू Tl+1, और उसकी कंसेंट्रेशन दे दी, कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है, और इसका EMF दे दिया सेल का। द EMF ऑफ दिस सेल वुड बी इंक्रीज बाई। भाई देखो क्या होता है, जब भी जैसे यहां पे अगर इसकी रिएक्शन लिखोगे ना आप, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक, और कॉपर हो रहा है रिड्यूस, तो रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, ये ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर हुआ रिड्यूस। सही है। अब इसके लिए EMF ऑफ सेल क्या लिखोगे, ई सेल ऐसे लिखा जाता है, ई नोट सेल माइनस
2.303 RT अपॉन NF। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर 2 ले रहा है, तो 2F हो गया। NF होता ना 2F। लोग कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, एनोड अपॉन कैथोड करते हैं, है ना। अब देखो, अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ई नोड सेल तो फिक्स है, अब टेम्परेचर भी फिक्स है, ये सारा सिस्टम फिक्स है। चेंज कर सकते हो आप, या तो ये कंसंट्रेशन या ये कंसंट्रेशन, और कुछ चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर फिक्स लेते हैं, है ना। ठीक, अब देखो, अब अगर हम यहां पे बात करें थैलियम Tl प्लस की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो खुद सोचो क्या होगा। अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और लॉग में वैल्यू बढ़ेगी तो लॉग का ओवरऑल रिजल्ट बढ़ जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट बढ़ गया, ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ गई, और ये वैल्यू बढ़ी कितनी, मान लीजिए ये है 3 वोल्ट फॉर एग्जांपल, मैं वैसे ही मान रहा हूं, मान लीजिए 3 है और ये पहले था 1, तो 3 माइनस 1 कितना आया 2। अब ये बढ़ के 1 से बढ़ के ओवरऑल वैल्यू होगी 2, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1, यानी ईएमएफ ऑफ सेल घट गया, तो ई सेल क्या होगा, डाउन होगा। अगर Tl प्लस की कंसंट्रेशन घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई सेल बढ़ जाएगा। और वैसे ही कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन में देख लो, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये वैल्यू ओवरऑल घटेगी, लॉग घटेगा, ये वैल्यू ओवरऑल घटेगी, तो ई नोड सेल में से कम घटाओगे तो ई सेल बढ़ेगा। और कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन अगर घटी तो क्या हो जाएगा, ई सेल घट जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस आयन, ये तो ई सेल को घटा रहा है, वो बोल रहा है इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो सेकंड सही है इसका मतलब। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, ये सही नहीं है, नन ऑफ द अबव, आंसर इज 2। अच्छा, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन था, मुझे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। आंसर इज 2, कर दोगे, 10th हो गया। नेक्स्ट, कुछ लिखना लिख लिया करो वीडियो पॉज करके, है ना। ठीक है भाई, कर लिया नोट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। फॉर डाइक्रोमेट प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2 क्रोमियम 3 प्लस आयन प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल, ई नोट दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, और बोल रहा है एट डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन 4.5 मिलीमोल, क्रोमियम 3 प्लस का 15 मिलीमोल, ई इज 1.067 वोल्ट, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज नियर द इक्वल टू। आप ये बताओ ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का है। एक बात तो हमें समझ में आती है कि कैलकुलेशन है सर, कम से कम सेकंड अटेम्प्ट का तो है। अब ये भी तो डिसाइड करना है ना, कैलकुलेशन सेकंड अटेम्प्ट में करें या थर्ड अटेम्प्ट में। अब इस क्वेश्चन को देख के आप ये समझ रहे हो, इसमें ना ई भी दिया है, ई नोट भी दिया है, तो वो वाला फॉर्मूला लगे अंदर इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, लो कंसंट्रेशन अपॉन एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड, वहां से H प्लस की कंसंट्रेशन लेके आओगे, फिर पीएच फाइंड आउट करोगे। तो ये समझ में आ रहा है भाई, सेकंड अटेम्प्ट का नहीं, ये थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। आज तक इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट एग्जाम में नहीं आया, तो हम लिख लेंगे नीट 2026 में आ सकता है। ठीक है भाई। अब देखो, मैंने बोला ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट मिक्स है। ठीक, पीएच भी फाइंड आउट करनी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यूज है, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है। जैसा मैं आपको बोलता हूं नीट 2026 थोड़ा सा लेंथी पेपर आ सकता है, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज ना आए, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाए या रिएक्शन चेंज हो जाए, लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट में करा दूंगा, जिस जिस पैटर्न के आने की प्रोबेबिलिटी है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। बस क्या करेंगे, सारे केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, एक एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, और जो जो बातें मैं बताऊंगा फॉलो करेंगे। करोगे? चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के लिए आप ई लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। ई नोट सेल कितना है, वैल्यूज पुट कर दूं सीधा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ई दिया है 1.067 वोल्ट, और ई नोट कितना है 1.33 माइनस 0.059 ले लूंगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया, तो रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो 298 केल्विन पे ये 2.303 RT अपॉन F क्या हो जाता है 0.059 अपॉन N। N कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड कौन है क्रोमियम 3 प्लस आयन, वाटर की लिखते नहीं है, डिवाइड बाय लिक्विड होता ना, वाटर की लेते लिक्विड और सॉलिड की, Cr2O7 माइनस की कंसंट्रेशन इनटू H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 14। अब सोल्व करो,
क्या यहां पे आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो? यहां पे वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, कर सकता हूं। चलो एक काम करता हूं, एक बार छोड़ देता हूं इसको ऐसे ही लिखा हुआ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखो, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा -0.233 और ये हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं 0.01 मान लेता हूं, डिवाइड बाई 6 log क्रोमियम 3 प्लस आयनिक कंसंट्रेशन। क्या मैं उसको लिख सकता हूं 15 मिलीमोल को 15 10 की पावर -3 दो बार 15 10 की पावर -3 स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर -3 गुणा में H प्लस की कंसंट्रेशन का बोलो पावर 14। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब यहां पे 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, 15 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, इसको काटोगे ये आ जाएगा 50 पे, है ना, और 50 को काटोगे 5 इंटू 10 की पावर -2 बच जाएगा। बस समझे या नहीं समझे यहां तक? ठीक, अब देखो और ठीक, अच्छा यहां पे ये ना 0.06 लिखना है, इसको 0.059 को 0.06 काटने के बाद ये 0.01 आएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना और ये कैंसिल करके इसको 23.3 लिख देना, ऐसा लिख लोगे तो यानी आपके सामने रिजल्ट ये आया 23.3 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। ठीक, अब एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लोगे तो क्या लिख दोगे, टेक एंटी लॉग, एंटी लॉग लोगे तो ऐसे लिख दो 10 की पावर 23.3 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 14। ठीक, H प्लस की कंसंट्रेशन इस तरफ लेके आओ, इसको लिख दो 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई कितना 10 की पावर 23.3, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 23 इंटू में 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 0.3 होता है 2, तो आप इसको ओवरऑल ये लिख सकते हो H प्लस की पावर ये 14 है ना, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर ये -25। अब इसको ना 14 से डिवाइड करो, है ना, √14 लो दोनों साइड। ठीक, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये इसका √14 टाइम और ये इंटू में 10 की पावर -25 डिवाइड बाई 1/14। अब 1/14 से डिवाइड करोगे ये जाएगा 14 1 जा 14 और बच गया कितना 11 और 14 फिर 7 जा लगभग 14 7 जा 14 8 जा यानी -1.8, 10 की पावर -1.8, तो इसको मैं अप्रोक्स लिख रहा हूं H प्लस की कंसंट्रेशन ये समथिंग, इसको लगभग 1 मान लो, 1 इंटू 10 की पावर -2 अप्रोक्स, क्योंकि उसने बोला ना नियरली इक्वल टू, तो यहां से pH कितनी आ जाएगी 2 आएगी कि नहीं आएगी? आंसर इज 1। समझ आया या नहीं आया? आंसर इज 1। ठीक, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मैं फिर रिपीट करूंगा, नीट 2026 एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन एज इट इज देखे जा सकते हैं। ठीक, आप ये मान सकते हो नीट 2026 में या तो ये एज इट इज आएगा या थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंज कर देगा, और जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे मैं आप टेंशन मत लेना, मेजर टेस्ट में कराऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चन और आगे, बहुत अच्छा। ठीक, आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट। अच्छा लिखना लिख लो किसी को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप सोल्व ना कर पाए या टाइम जरूर लगा हो आपको, है ना, ये तो थर्ड अटेम्प्ट का भी नहीं, बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए भाई, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन एसिडिक कंडीशन आर 0.77 वोल्ट एंड 0.54 वोल्ट रिस्पेक्टिवली फॉर द Fe3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस एंड I3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू I माइनस कपल। ये रिएक्शन भी देखिए, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हैं ना यार, क्या होता है आपको पता है, E नॉट इज इक्वल टू वो होता है ना 0.059 अपॉन n log Kc, याद है कि नहीं है? ठीक, अब E नोट चाहिए आपको। E नोट क्या होता है? E नोट होगा E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। कैथोड किसका बना है? आयरन का, और एनोड बना है आयोडीन का। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। किसका? ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए। ध्यान रखना, कैथोड माइनस एनोड करेंगे यहाँ पे, एनोड में भले ही ऑक्सीडेशन होता है लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की रखी जाती है। तो 0.77 दिया माइनस 0.54, तो E नोट कितना आया आपका? ये आ गया आपका 0.23 वोल्ट। सही लिखा ना मैंने? तो 0.23 लिख दो यहाँ पे, और इज इक्वल टू इसको 0.06 लिख लूं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए ये भी इंपॉर्टेंट है। Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन कितने Fe है? 2 Fe है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, डिवाइड बाई 2 log Kc। तो इसको सोल्व करो, ये आ गया 0.03, और इसको सोल्व करो 23/3 कितना होता है? तो Kc विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो
log Kc will be equal to 23/3, इसमें बेस 10 रहता है तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 बच गया 2 3 6 जा और फिर 3 6 जा, तो Kc will be equal to एंटी log 10 की पावर 7.66 सॉरी, और ये होता है आपका 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 0.66। अब 10 की पावर 0.66 क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो जैसे 10 की पावर 0.3 तो होता है 2, जैसे 10 की पावर 0.3 क्या होता है 2, 10 की पावर 0.48 क्या होता है 3, 10 की पावर 0.4 क्या होता है ये 6 नहीं सॉरी 4 होता है, 10 की पावर 0.6 होता है 4 और 10 की पावर 0.7 होता है लगभग 5, तो ये लगभग 5 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा। आ रहा है ऐसा कोई आंसर? 5 इंटू, देखो 5 तो नहीं है, 10 की पावर पकड़ लो, 10 की पावर पकड़ो, 10 की पावर 7 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर 5 इंटू 10 की पावर 7 और 6 इंटू 10 की पावर 7 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरा भी यही आंसर आ जाता, मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि 0.059 को मैंने क्या मान लिया 0.06, बस इस छोटी सी बात की वजह से यहाँ पे ये इतना चक्कर पड़ गया, समझे कि नहीं समझे? बाकी आंसर ये आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कौन से लेवल में जाएगा, ये कम से कम सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाओ, सेकंड तो है ही है, कैलकुलेशन है हल्की सी, हल्की है कैलकुलेशन, ज्यादा टफ नहीं है, वैसे सेकंड में ही रखो, सेकंड अटेम्प्ट का ये ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if the pressure of hydrogen gas is increased from 1 atm to 200 atm keeping the hydrogen ion concentration constant at 1 atm, the voltage of the hydrogen cell will is at 25 डिग्री सेल्सियस will be। देखो ये तो ये भी ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए होते हैं। इसमें देखो क्या करोगे, आपने लिखा H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है H2 में, ये है ना, इसके लिए E नोट कैसे लिखोगे आप, E सेल, इसके लिए E सेल ऐसे लिखा जाएगा E नोट ऑफ हाइड्रोजन जो कि 0 होता है माइनस 0.059 अपॉन 2 लिखेंगे, लोग H प्लस की लोग H2 प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका E नोट, ये हो गया 0 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब लोग अगर ये 1 रहता, अगर प्रेशर 1 रहता तो कितना होता, ई सेल आ जाता 0। ठीक, अब प्रेशर कर दिया 100 atm, तो 100 atm में पता क्या करोगे, ई सेल विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग 100 atm, ये 1 ये अपॉन 1 था, 1 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे इसको माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, लोग 100 को क्या लिख सकते हैं, लोग 100 होता है 2 से 2 कैंसिल, तो ई सेल कितना आ गया माइनस 0.059 वोल्ट, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, कुछ बच्चे फॉर्मूले रटते रहते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन 1 हुई तो प्रेशर 1 हुआ तो, अरे क्यों रट रहे हो यार, एग्जामिनर ने दोनों वेरिएबल दे दिए फिर क्या करोगे, तुम ये कॉन्सेप्ट लगाओ ना, रिएक्शन से लिखना सीखो ना, कितना इजीली सिखा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दी, ठीक है, ई नोट वैल्यूज दे रखी है, अच्छा सीधा डेल्टा जी पूछ रहा है, तो डेल्टा जी नोट होता है इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। अब ई नोट सेल क्या आएगा आपका, ई नोट सेल सबसे पहले देखो कैथोड कौन है, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये तो एनोड का काम करेगा और ये करेगा कैथोड का काम, तो ई नोट कैथोड माइनस एनोड करो जल्दी से। ठीक, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, बिल्कुल सही है, ये माइनस 0.44 माइनस 0.74, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.30 वोल्ट पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम प्लस 3 में जा रहा है, एक क्रोमियम प्लस 3 में जा रहा है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 6, तो माइनस 6 इंटू एफ कितना 96,500 बोल रहा है वो 96,500 रख लो, मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो इसको 0 करो एक बार, तो डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू 6 18, ये 0 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 और कितना 9 था ना 117। अब देखो आंसर आया क्या, ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या, ये आ रहा, यहां से पकड़ लिया मैंने, देखो मैं पूरा सोल्व भी नहीं करूंगा, वैसे करना चाहो तो कर लो, 18 9 जा कितना होता है 162 और 162 और कितना 11 173, ये आंसर आ गया। ठीक, आंसर इज 3,
ये इसका भी अटेम्प्ट नहीं बताया क्या मैंने शुरू में, ये मीडियम लेवल का ही है क्योंकि हल्की सी कैलकुलेशन है लेकिन करनी तो पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द ई नोट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज ए नेगेटिव वैल्यू, अगर ई नोट नेगेटिव है, ई नोट सेल लेस देन 0 है, तो आप एक बात बताओ, ई नोट सेल नेगेटिव हो गया, ये होता 0.059 अपॉन एन log Kc, ये कब नेगेटिव होगा, जब Kc क्या है, Kc इज लेस देन 1 है। और डेल्टा जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस NF ई नोट सेल, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया कौन सा है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 और ये पॉजिटिव, आंसर इज 1। ये इजी क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपने कर भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज फाउंड टू बी 2.5 × 10⁻³ ohms, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सेल। सेल कांस्टेंट देखो R दे दिया और G दे दिया, ठीक। अब क्या होता है, जो आपका ना G स्टार होता है वो K × R होता ना, G स्टार क्या लिखते हो आप, G स्टार लिखते हो ना, G स्टार इक्वल टू, देखो हम क्या लिखते हैं, G स्टार इक्वल टू K × R, यही होता है। तो K आ जाएगा आपका G स्टार अपॉन R, सही है। तो ये 1.15 है डिवाइड बाई 2.5 × 10⁻³ आ गया, विच विल बी इक्वल टू, देखो और K किसके इक्वल होता है आपको पता है, नॉर्मलिटी, सॉरी एक सेकंड, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक सेकंड यार, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K × 1000 अपॉन नॉर्मलिटी होता है। तो K कितना है, 1.15 डिवाइड बाई 2.5 × 10⁻³ गुणा में 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.1 नॉर्मल, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 0.1 को ऊपर 10 लिख दो, तो ये हो जाएगा 11.5 डिवाइड बाई 2.5 यानी 115/25 आ गया, और ये आ जाएगा 4 समथिंग 4.6। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है लेकिन कम से कम ये भी सेकंड अटेम्प्ट का, क्योंकि हल्की सी कैलकुलेशन है, ठीक। इतने स्टेप, जहां पे 2-3 स्टेप आ गए ना कैलकुलेशन के, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा m फॉर एसिटिक एसिड विद कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। देखो एक क्वेश्चन है यहां पे, लैम्डा m आपको पता क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस b इंटू √c होता है, ये पढ़ रखा आपने, है ना, हक्कल-डिबाई-ओंसगार इक्वेशन है, ठीक। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, लाइक KCl, सही है ना, KCl के लिए है। अब यहां देखो इसके लिए अगर हम ये बनाएंगे ग्राफ √c KCl के लिए, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, और इसका स्लोप जो होता है वो होता है -b के इक्वल, समझा। अब क्वेश्चन ये नहीं है, उसने पूछा है एसिटिक एसिड के लिए, तो आपकी एनसीईआरटी में साफ बता रखा है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया ये आया था, ये आपका एसिटिक एसिड का आपकी एनसीईआरटी में है। तो ये पूरा एनसीईआरटी वाला ग्राफ मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ये KCl का था, येलो से सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, व्हाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 में आ सकता है। क्या आ सकता है, जब भी आप लैम्डा m वर्सेस √c का ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो इक्वेशन, इससे जो ग्राफ बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, जिसमें नेगेटिव स्लोप क्या है, -b के इक्वल है, ठीक, dy कांस्टेंट के इक्वल है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और जो ये ग्राफ आता है ना आपका हाइपरबोला टाइप, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां A लिख दिया और यहां B लिख दिया, और बोल देगा ऑप्शन में A और B क्या है, जैसे ऑप्शन दे दिया A KCl B NaCl, A फॉर्मिक एसिड B एसिटिक एसिड, फिर एक ऑप्शन दे देगा A KCl और B एसिटिक एसिड, यानी एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो A स्ट्रॉन्ग है B वीक है। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो नीट में आज तक नहीं आया है, मैं आपसे मेजर टेस्ट में पूछूंगा, बताओ यूनिट ऑफ B क्या होगी, B की यूनिट फाइंड आउट करनी है आपको, ये इसकी B की यूनिट बतानी है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में आ चुका है, मैं आपसे मेजर टेस्ट में पूछूंगा, और लिख लो नीट 2026 में आ सकता है। तो ये आपका होमवर्क हो गया एक टाइप से, समझे कि नहीं समझे, नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ये वाला यूनिट ऑफ बी, मैं मेजर टेस्ट में पूछूंगा। और मेजर टेस्ट गलती से भी मत छोड़ना, एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एक एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखना है। अगर आप 120 पे लाई कर रहे हैं ना, 180 तक मैं लेके जाऊंगा।
अगर आप 60 70 80 पे भी लाई कर रहे हैं ना, 160 प्लस तक मैं लेके जाऊंगा, लेकिन कब? जब आप हर मेजर टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा एम नॉट फॉर वाटर। अरे भाई वाटर में किसका चाहिए आपको? H प्लस और OH माइनस का चाहिए। इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। तो H प्लस कौन दे रहा है? HCl दे रहा है। और OH कौन दे रहा है? NaOH दे रहा है। तो आप समझ सकते हो लैम्डा एम वाटर का HCl और NaOH का तो ऐड करना पड़ेगा आपको। HCl का ऐड करो और NaOH का भी ऐड करो, लेकिन इससे एक्स्ट्रा कौन से आयंस का आ गया? Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl का माइनस कर दो। ऐसा ऑप्शन 2 में है, आंसर 2 आ गया इसका। हो जाएगा ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, पिछले का आंसर लगा दिया था हमने, आंसर नहीं लगाया था। हाँ, ये एसिडिक एसिड के लिए ये देख लो, ये आंसर लगाना ही भूल गया मैं, है ना, जोश जोश में बताने के चक्कर में क्या क्वेश्चन आएगा ना। ये थर्ड वाला आंसर, आंसर 3, और ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि किया हुआ है, और ये सब नोट्स में भी करा रखा है आपके। ठीक, यूनिट ऑफ बी नोट्स में भी करा रखी है, क्लास में भी करा रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, the order of equivalent conductance at infinite dilution of for NaCl KCl LiCl NaCl KCl। ठीक, देखो भाई सब में ना Cl माइनस तो कॉमन ही है, सब में कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। अब लिथियम प्लस आयन जो है एक्वस मीडियम में, और सोडियम प्लस आयन जो है एक्वस मीडियम में, और पोटेशियम प्लस आयन जो है एक्वस मीडियम में, तो इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? सब पे चार्ज सेम है। देखो एनायन तो सबका कॉमन है, तो फिर चेक करोगे कैटायन से, कैटायन पे चार्ज सब पे सेम है। अब करो साइज से, जिसका साइज ज्यादा उसका हाइड्रेशन कम, और जिसका हाइड्रेशन कम उसके कंडक्टेंस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? हाइड्रेशन सबसे ज्यादा Li प्लस का होगा। ये ऑर्डर आ गया, तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, और जो इन आयन के कंडक्टेंस का ऑर्डर आएगा वही आपके सोल्ट का आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ऐसे बताओ कौन सा ऑप्शन है? इसने डिक्रीजिंग लिख रखा है, सेकेंड ऑप्शन है सेम, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है ना, कप्पा, कप्पा क्या होता है बोलो? ये होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस घटेगा, और नंबर ऑफ आयंस घटेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगा। ये क्या होता है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब एक बात बताओ, एज डाइल्यूशन इंक्रीज क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज, या ऐसे लिख दो, एज डाइल्यूशन इंक्रीज नहीं, ऑन डाइल्यूशन बोलते हैं। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा बोलो? वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम अगर आयन कम होगा तो कप्पा कंडक्टिविटी घट जाएगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ये भी सही है। इसका रीजन ये है, जैसे लैम्डा एम क्या लिखते हो? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, तो एम कंसंट्रेशन घटेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, क्यों? ये होता कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी घटेगा और ये बढ़ जाएगा ऑन डाइल्यूशन। दूसरा सही है। लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी फाउंड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन ए लैम्डा एंड कंसंट्रेशन टू जीरो कंसंट्रेशन। ये पता क्या बोल रहा है? ये जो ग्राफ बनाते हैं ना हम, ये वाला जो ग्राफ बनाते हैं, तो इससे हम क्या बोल रहा है, किसकी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी फाउंड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड कंसंट्रेशन टू जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहा है कि इस ग्राफ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ग्राफ बना रखा ना आपने, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की सर आपने वो ग्राफ बनाया था पीछे, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से बनाया था, इस ग्राफ से नहीं बता सकते आप। यानी आप ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे इस ग्राफ के ऊपर नहीं बता सकते कि इस कंसंट्रेशन पे इतनी हो जाएगी। ठीक, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसलिए नहीं बढ़ी भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% आयोनाइज है, डाइल्यूशन करने से उसकी आयनाइजेशन थोड़ा बढ़ता है।
तो ऑलरेडी 100% आयोनाइज है, तो डाइल्यूशन करने से उसके आयनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि कंसंट्रेशन घट जाएगी तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, आंसर इज फॉर गुड क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 आप बोल सकते हो, यह आ सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaOH, NaCl एंड BaCl2 दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। मोलर कनेक्टिविटी BaOH ट्वाइस की पूछ रहा है, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, अब पिछला कौन से अटेम्प्ट का था? पिछला पहले अटेम्प्ट का था, क्योंकि थियोरेटिकल था ना, कर सकते हो आराम से, पढ़ा हुआ है। ठीक, अब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसमें BaOH ट्वाइस की अगर कैलकुलेट करनी है ना, तो Ba2 प्लस आयंस कहां आ रहे हैं, पहले तो वो ऐड करो। ठीक, BaOH ट्वाइस कहां आ रहा है? BaOH ट्वाइस आ रहा है आपका किसमें? BaCl2 में। BaCl2 में एक तो ये ऐड करना पड़ेगा और दो वो ऐड करने पड़ेंगे जहां पे OH आ रहा है, यानी 2 इंटू लैम्डा NaOH, और माइनस कौन होगा? 2 इंटू लैम्डा NaCl। अब वैल्यूज पुट कर दो। BaCl2 की कितनी है? BaCl2 की तीसरे वाली है 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू NaOH की है 2.4 इंटू 48 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और इसकी माइनस 2 इंटू NaCl की 1.265। अब एक काम करो, ये ऐड करो, ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 हो गया और 4.96 हो गया। 4.96 में जोड़ दो, 4.96 में जोड़ोगे ये 4 2 6 7.9817 7.76 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये 6 दूनी 12 12 दूनी 24 5 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये तो भूल गया था 10 की पावर माइनस 2 लिखना। ठीक, तो अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ गया लगभग 1, 7 में से 5 गया 2 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ रहा है। ऐसा कोई आंसर पहला आ रहा है। ठीक, 5.2 आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। इजी सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, if the equivalent conductance of 1 molar benzoic acid is 12.8 ohm inverse centimeter square and if the conductance of benzoate ion and H plus ion are values दे रखी है, degree of dissociation is, देखो ये जो equivalent conductance दे रखी है ना, ये दे रखी है 1 मोलर की, यानी ये दे रखी है लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक, और ये जो है ना ये आपकी इनफाइनाइट पे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पे कितनी आएगी? ठीक, अच्छा इसने ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिख के छोड़ दिया, इसने पर वो इक्विवेलेंट नहीं रखा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे होता ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो पर इक्विवेलेंट इनवर्स कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यूनिट मतलब पेपर में कई बार हो जाता है, छूट जाएगा। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक। तो अब देखो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट बेंजोएट आयन के लिए क्या लिखोगे? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन क्या होगा? C6H5COO माइनस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, ये कितनी आएगी? ये दोनों ऐड कर दो, ये 42 प्लस 288.42 ये हो जाएगा 0.42 और ये 8 2 10 8 4 12 1 13 2 1 3 330.42। अब अल्फा बताना आपको, अल्फा पता क्या होता है? लैम्डा इक्विवेलेंट एट C कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पे, ये है 12.8 डिवाइड बाय 330.42 गुना में 100 कर दो इसको। ठीक, परसेंटेज में आएगा ना, परसेंटेज में तो ऐसे ही आएगा। ठीक, और यहां भी लिखना चाहो लिख दो, गुना में 100 परसेंटेज में लिख रहे हो तो अब अगर मैं इसको 13 मान लूं, अच्छा 1 0 इससे काटता हूं पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको हटाई दो, ये मान लो आप, ये हो गया आपका 128/33 लगभग, और 33 चौका 100 लगभग 4%, लगभग 4%, 3.9% ऑप्शन आ रहा है। ये देखो ये आंसर 3.9%, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कोई हल्की सी कैलकुलेशन आ गई, आंसर इज 2। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following expressions correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of Al2SO4 thrice given lambda, ये लिखा है the equivalent conductance at infinite dilution of the respectively ions। देखो अगर लैम्डा इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टेंस, तो फिर तो ये होता है लैम्डा एल्यूमिनियम 3+ आयन का कितने आयन है? 2 है, प्लस लैम्डा सल्फेट आयन का कितने आयन है? 3 है। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब आप लिखते हैं ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में सिर्फ कैटायन की, एक कैटायन की है ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, ये मोलर कंडक्टेंस होती है। ठीक,
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिर्फ एक एक आयन की ऐड की जाती है। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? तो आंसर 2 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आंसर इज 2। कर लेंगे? ठीक, ऐसे करना है। 1 मिनट पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 24। देखो वैसे तो आसान क्वेश्चन है। ऑन पासिंग 3 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 15 यूनिट 1.8 ग्राम मेटल डिपॉजिट्स द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, क्योंकि जहां कैलकुलेशन आ गई वो पहले अटेम्प्ट में करना ही नहीं है। ठीक, अब देखो वो बोल रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है। भाई देखो 1 फेराड जो है, अगर आप 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो कितना डिपॉजिट करता है? 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा। ये मैंने आपको सिखा रखा है, नोट्स में डेरिवेशन भी करा था, पूरा आपको अच्छे से याद होगा। ठीक, देखो अब यहां पे क्या है, अगर जानना चाहते हो डेरिवेशन कैसे हुआ था, ये होता है सोडियम प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? सोडियम बनाएगा। ठीक, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप पास करते हैं सोडियम प्लस आयन से, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। आप इसको ये बोल सकते हो 1 फेराड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ। Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mg में जाएगा। इसका मतलब ये है जब Mg2 प्लस आयन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 1 मोल Mg बनेगा, या यूं बोल सकते हो 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 मोल Mg बन रहा है। समझे या नहीं समझे? अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 प्लस रखोगे, इसका मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में जाएगा, यानी 3 मोल, दैट इज 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन से, तो 1 मोल एल्यूमिनियम मिलेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? अब यहां पे आ जाओ, Mn प्लस लिख दूं मैं, ये n इलेक्ट्रॉन लेके m में जाएगा। ठीक, तो n फेराड इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो तो 1 मोल मिलता है। क्या मिलता है? n फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 मोल मिलेगा। अब मैं अगर आपको बोलूं इसके इक्विवेलेंट बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर होगा। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स है 1, n फैक्टर कितना है? n, तो कितने इक्विवेलेंट हो गए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गए n। यानी यहां पे n फेराड पास इलेक्ट्रिसिटी पास की तो n इक्विवेलेंट मिले आपको, n इक्विवेलेंट ऑफ मेटल m मिले। ठीक, तो 1 फेराड पास करोगे तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये मैंने आपको सिखाया, जनरलाइज करके भी दिखा दिया। ठीक, 3 फेराड पास कर रहे हो, 3 फेराड से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल का इक्विवेलेंट निकालो, 1 इंटू 3 इक्विवेलेंट आया ना, 3 फेराड पास करने पे 3 इक्विवेलेंट मिला एल्यूमिनियम का, यानी 1 फेराड पास करने पे 1 इक्विवेलेंट मिलता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो मैंने आपको जो पेपर उसमें करा रखा ना, वो रिवाइज करा। इसमें चार्ज देखो कितना है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, 3 एम्पियर, 50 मिनट सेकंड में रखते टाइम को, दिस इज कूलोम में चार्ज। अगर आपको ये चार्ज उसमें फाइंड आउट करना है, इसको 3 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइड बाई 96,500 कर दो, ये फेराड में आ जाएगा। ये 2 0 काट दो और ऊपर लिख दो 90/965 फेराड। अब जब आपने 90/965 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की, 90/965 इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपको कितना मिला? 1.8 ग्राम। अगर 1 फेराड पास कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 1 इक्विवेलेंट, यानी उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो 1 फेराड पास करने पे कितना मिलेगा? 1.8 डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिख दूं 965/90, इसको डिवाइड बाई 10 कर दो, 18 पंजे 90 और ये कट जाएगा 5 19 5 95 है, और ये 19.3 ग्राम आ गया। यही इसका क्या है? यही तो इसका इक्विवेलेंट वेट है। ये जो 19.3 ग्राम आया है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? क्योंकि 1 फेराड पास करने पे क्या मिल रहा है? 1 इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो 1 इक्विवेलेंट का मास कितना? 19.3। आंसर चेक करो, आंसर इज सेकंड, 2 आ जाएगा आंसर। कर लोगे? पूरा डेरिवेशन भी करके दिखा दिया जो आपको नोट्स में करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ AgNO3 कॉपर सल्फेट एंड AuCl3। देखो Ag प्लस है और कॉपर 2 प्लस है और Au3 प्लस है। ठीक, अगर इसमें 1 फेराड पास करोगे तो कितना है? 1 मोल मिलेगा। इसमें अगर 2 फेराड पास करोगे, इसका कितना मिलेगा? 1 मोल मिलेगा। इसमें अगर 3 फेराड पास करोगे तो इसका 1 मोल मिलेगा। अब क्या बोल रहा है? सब में 3 फेराड पास की गई,
तो 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करोगे तो इसमें 1 मोल से 3 मोल, तो 3 फेराड से 3 मोल मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक, रेशियो बताना अब इनका आपको, है ना। इसमें 2 फेराड से 1 मोल मिल रहा है, तो 3 फेराड से कितना मिलेगा? 3/2 मोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इनका रेशियो आ गया 3:3/2:1। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से, 6, 3 और 2। आंसर कौन सा आ रहा है? 6, 3, 2। ठीक, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का आंसर 4 आ गया। हो जाएगा, 25th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट एसटीपी। भाई इसके मोल्स निकाल लो आप, 5600 नंबर ऑफ मोल्स निकालो O2 के, 5600 ml है, डिवाइड बाई 22400 कर दिया, तो ये 1/4 मोल आ कि नहीं आ? ठीक, अब अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, किससे? ये इतनी O2 डिस्प्लेस कर रहा है ना, विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2। देखो O2 ना ऑक्सीजन 2- में रहेगा, वाटर से गई है, या तो ऐसे वाटर लिख लो या सीधा ऐसे लिख लो, O2- से किस में जा रहा है? O2 में जा रहा है। ठीक, और 2O- O2 में जाएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यानी आप ये बोल सकते हो जब 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन या 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 1 मोल O2 ऑब्टेन्ड हुआ, या ऐसे बोल दो 1 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। 1/4 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग, तो 4/4 दैट इज 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। अब बोल रहा है Ag प्लस में, Ag प्लस का तो ऐसे लिखोगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाता है, तो जब आप 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 मोल मिलेगा। 1 मोल का मतलब हुआ 108 ग्राम ऑफ Ag। आंसर 4, आंसर 4, वेरी इजी, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O to O2। H2O को किस में ऑक्सीडाइज करना है? O2 में। ठीक, वही बात है फिर से, ये किस में जाएगा? ये ऐसे जाएगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन, ये पता क्या बनेगा? ऐसे बनेगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आप 4 फेराड पास करते हो, 4 फेराड ऑक्सीडाइजेज, या ऐसे लिख दो 2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाई कितना? 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाई 4/2 दैट इज 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। 2 फेराड को 96,500 रख दो यहां पे, और ये हो जाएगा 0 0 3 2 5 10 2 6 12 1 13 2 18 1 19, ये हो गया 1,93,000 कूलम। या इसने इस फॉर्मेट में लिख रखा है तो ऐसे लिख दो 1.393 into 10 की पावर 5 कूलम। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये भी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, वैसे वो कैलकुलेशन वाले सारे सेकंड अटेम्प्ट में ही किया करो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट, at STP 1.12 liter of H2 is obtained on flowing a current or 965 second in solution, the value of current in amperes is। भाई इतनी लीटर H2 मिली, H2 एक्चुअली पता है H प्लस से मिलेगी, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2। देखो 1 मोल H2 के लिए कितना चाहिए? 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। ये कितना मोल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कर दो, ये भी मीडियम है, सेकंड लेवल का सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 1.12 डिवाइड बाई 22.4, ये कट जाएगा आपका 0.1/2 पे, यानी 0.05 मोल आ गया। भाई 1 मोल के लिए 2 फेराड चाहिए, तो 0.05 मोल H2 के लिए कितनी चाहिए? 2 into 0.05 फेराड, कितना आ गया? 0.1 फेराड आ गया। अब क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स इज ऑब्टेन्ड ऑन फॉलोइंग ए करंट ऑफ 965 सेकंड। अच्छा, Q इज इक्वल टू IT कर सकते हैं हम लोग। Q कितना है? 0.1 फेराड इंटू 96,500। ठीक, और I द वैल्यू ऑफ करंट, हाँ I टाइम देखा 965 सेकंड, ये कट गया, ये कट गया 10 पे, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये
इजी क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट का। द कैथोड इन ए गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज। देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना इसमें कंफ्यूज होते हैं बार बार। देखो गैल्वेनिक सेल जो होता है, जैसे ये मान लीजिए आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपने जिंक रोड डिपॉजिट कर दी, ठीक, और इसमें आपने कॉपर रोड डिपॉजिट कर दी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे ना जिंक 2+ आयन में जाएगा और क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पे कॉपर में क्या होता है, कॉपर 2+ जाकर के डिपॉजिट होते हैं इस पे कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये आपका बनता है ऐसे गैल्वेनिक सेल। ये इसका सोल्ट ब्रिज हो गया। तो ये क्या है, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो कैथोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल बैटरी जोड़ते हैं, कोई ये होता है गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल हुआ। अब एक्सटर्नल बैटरी छोड़ो, तुम ये मानो कि आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। अगर हम बाहर से ऐसे बैटरी जोड़ेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इस पे तो होगा ऑक्सीडेशन, इस पे होता है ऑक्सीडेशन, और यहां होता है रिडक्शन। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे कॉपर CuCl2 ले लिया, तो Cl- जा करके यहां ऑक्सीडाइज हो जाएगी Cl2 में, और कॉपर 2+ यहां जाके रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। तो जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। बस ये ध्यान रखो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ये चाहे गैल्वेनिक सेल है और चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैथोड पे रिडक्शन। कैसा कैथोड है, कॉपर 2+ आयन जाके इस पे डिपॉजिट होगा, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड पे कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर आप देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव। ठीक, साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कर लोगे। देखो नेगेटिवली चार्ज इन बोथ केस रॉन्ग है, पॉजिटिवली चार्ज इन बोथ केस रॉन्ग है। पॉजिटिवली चार्ज इन गैल्वेनिक सेल बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज है, बट नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये सही है। आंसर इज 3। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारे बच्चे वैसे देख के घबरा जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, समझो चीजों को, मैंने समझाया बहुत अच्छे से क्लास में आपको। ठीक, कुछ नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर दिया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। The number of electrons involved in the redox reaction when a Faraday of electricity is passed through an electrolytic solution is। भाई वो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन फेराड पता क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा आंसर आ गया, 1। इजी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Time required to deposit 1 millimole of aluminium metal by the passage of 9.65 amperes through an aqueous solution of aluminium। देखो एल्यूमिनियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, एल्यूमिनियम में। तो 1 मोल एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाई, बोलो, 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड बाई पासिंग 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी। ये कितना है, 1 मिलीमोल, यानी 0.001 मोल। तो 0.0001 मोल के लिए कितनी चाहिएगी, 0.003 फेराड। कोई डाउट। अब Q आ गया आपके पास, Q इज इक्वल टू होता है IT। Q कितना है, 0.003 गुणा में 96500। I कितना है, 9.65 और गुणा में T। ठीक, टाइम बताना है। अब देखो अगर आप इसको काटोगे, यहां पे एक 0 काट दो और ये दशमलव से दशमलव काट दो। अब ये जो बचेगा 965, ये कितना बचा, ये किस पे घटेगा, अब 10 पे है ना, और 10 या 30, तो टाइम तो 30 सेकंड आ गया। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ये कौन से अटेम्प्ट का, ये इजी या मीडियम, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। वो तो मैं लिख के समझा रहा हूं, पेपर में तो आप पता क्या करोगे, सीधा करोगे, 3 फेराड है, 0.003 फेराड आ जाएगा सर, 0.001 मोल के लिए, फिर इसमें ये दिमाग में ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेक्लांचे सेल इज, ये तो सबको पता होगा, मोइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। इजी आंसर 3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट,
इन द H2O2 फ्यूल सेल द रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड कैथोड विल बी। देखो होता क्या है, जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा वो बनता है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें आप ऐसे करते हो, ये देखना ऐसे बनाते हो, यहां पे ग्रेफाइट लगा के प्लेटिनम, ग्रेफाइट रोड है जिसमें प्लेटिनम लगा हुआ है, ठीक, इनमें प्लेटिनम लगा हुआ ताकि गैस को एडजॉर्ब कर ले, ठीक। अब बीच में NaOH आप इसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इधर से H2 गैस पास करते हैं और इधर से O2 गैस पास करते हैं, यहां पे बनता है एनोड और ये बनता है कैथोड, और यहां से निकलता है रिएक्शन में पानी, ठीक, ये होता है। आपके एनसीईआरटी में भी है। एनोड पे क्या होगा, H2 ऑक्सीडाइज होगी, किसकी प्रेजेंस में, OH माइनस आयंस की प्रेजेंस में, क्या बनाएगी, वाटर बनेगा। कैसे, कितना बनेगा, अगर आप यहां पे ये 2 मोल ले लो तो ये 2H2O बन गया और दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब कैथोड पे अगर लिखना चाहो, कैथोड पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो रिड्यूस हो गई, किसमें रिड्यूस होती है, वो पानी के साथ रिड्यूस हो जाएगी, किसमें, OH माइनस आयंस में। कैसे, अब इसको अगर बैलेंस करना है या तो ऐसे कर लो, ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इसको हाफ O2 कर लो, ठीक, ये काम हाफ O2 कर दो 2OH माइनस में। अब इन दोनों को जोड़ दो, H2 प्लस हाफ O2 विल फॉर्म H2। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। बताओ उसने क्या पूछा है, कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे H2 किसमें, O2 किसमें जा रहा है, OH माइनस में, ये रिएक्शन आ जाएगी। मैंने हाफ O2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही रिएक्शन तो बन गई। आंसर इज 3। ये इजी क्वेश्चन था, सर आपने इतना टाइम लगा दिया, मैं तो आपको रिवाइज करा ना भाई, है ना, पेपर में आप देखते ही कर दोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज। देखो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ये ध्यान रखना, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लेड पता क्या है, सल्फेट आयन की प्रेजेंस में किस में चला जाएगा, PbSO4 बना लेगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। दूसरा कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, PbO2 जो है ना H2SO4 की प्रेजेंस में, H प्लस आयंस और सल्फेट आयन की प्रेजेंस में, ये जाता है PbSO4 में, ठीक, ये प्लस क्या करेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा 2, ये रिएक्शन होती है इसकी, ठीक। तो कैथोड एनोड पे Pb प्लस 2 में ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे +4 से +2 में रिड्यूस हुआ। दिस इज डिस्चार्जिंग कंडीशन। अगर बोल दे चार्जिंग में रिवर्स करोगे तो रिवर्स में क्या होगा, जब चार्जिंग कंडीशन में लेड सल्फेट एनोड पे रिड्यूस होता है किसमें, Pb में, और कैथोड पे ऑक्सीडाइज होता है Pb+4 में, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर अब इसने किसकी पूछी थी, एनोड की, कौन सी डिस्चार्जिंग की, यानी यही वाली, तो फर्स्ट रिएक्शन आ गई, आंसर इज 1। कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटालाइज्ड बाय। आपको पता है कि होता क्या है, जैसे ये मेटल सरफेस है, देखो ये मेटल सरफेस है, ठीक है ना। अब इस मेटल सरफेस पे बाई चांस कहीं पे आयरन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऊपर देखो या नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सॉरी Fe किस में गया, Fe गया Fe2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, Fe2+ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये मेटल का जो सरफेस है, मेटल कंडक्टिंग है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहीं ना कहीं यहां मेटल की सरफेस पे ऑक्सीजन के पास। और जब एसिडिक रेन होती है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 है, NO2 वगैरह है, CO2 है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं, जब बारिश आती है तो वो एसिडिक रेन बन जाती है। तो बारिश की प्रेजेंस में H+ आयन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके H2O में रिड्यूस होने लग जाता है, ठीक। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, ये बना एनोड एक पॉइंट पे, और ये बना कैथोड यहां पे, जहां पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है। फिर फर्दर बोला सर ये रिएक्शन उल्टी क्यों नहीं होती, ये उल्टी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये Fe2+ जो है ना, इसको ऑक्सीजन गैस फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है Fe2O3 में,
और ये पानी के साथ मिलकर बना देता है Fe2O3.XH2O, दिस इज अ रस्ट। ठीक, यहां पे ये जो H प्लस है ना, ये करता है काम किसका? कैटालिस्ट का। आया कहां से है ये? फ्रॉम एसिड रेन। समझ गए ना? तो कौन कैटालिस्ट है? थर्ड। आंसर थर्ड, इजी क्वेश्चन है और पूरा मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन रिवाइज करा दिया। सही है ना? नेक्स्ट 36, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। वो बोल रहा है कि जिंक को आयरन पे कोटिंग कर सकते हो, ठीक, लेकिन आयरन को जिंक पे कोट नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिंक क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जब ऑक्सीडेशन होगा जिंक का हो जाएगा और वो जो आपका आयरन है वो बच जाएगा। इसलिए जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन की सरफेस पे। दिस इज बिकॉज जिंक इज लाइटर देन आयरन। नहीं। जिंक हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट। नहीं। जिंक हैज ए हायर नेगेटिव, बिल्कुल ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसके कारण जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आंसर थर्ड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट बता दिए। ए सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। सोल्ट ब्रिज किसके लिए यूज करते हो? एक तो आप यूज करते हो भाई सर्किट को पूरा करने के लिए, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करने के लिए, उसके अलावा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो इसलिए आप सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। पहली लाइन बिल्कुल सही है। द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा इज रिलेटेड टू -NF E सेल, बिल्कुल सही है। नरेस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज E इक्वल टू E0 - RT NF अपॉन NF log। ये सही तो लिखा इसने, लेकिन ये log बेस्ड है, ये 2.303 लिखना भूल गए, ये गड़बड़ कर दी इसने, तो ये यहां पे रॉन्ग हो जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल 60 से 70% होती है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? जो E लिखते हो ना आप, E0 सेल, ऐसे या तो उसको LN लिखो, log बेस E लिखो, या ऐसे लिखो 2.303 RT अपॉन NF log 1। एक सेकेंड, इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, Mn प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेके इसमें जाएगा M में जाएगा, ठीक, तो ये होता है अपॉन में Mn प्लस, ऐसे होता है। अगर ये ऊपर चला गया तो ये ऐसे लिखा जाएगा E0 सेल, ऊपर आया इसकी पावर -1 आगे आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log Mn प्लस की कंसेंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ बेस E भी मान ले, वैसे इसने लिखा नहीं है, लिखना चाहिए LN लिखो, या तो वो भी गलती है और ये माइनस वाली भी गलती है, दोनों ही गलती है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन तो इजी है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट 38, ये देखो ये क्वेश्चन एक बार, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल दे दिया। आफ्टर रनिंग द सेल फॉर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑटोमेटिकली रेज टू 3 मोलर HCl। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 3 मोलर HCl इज 240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 420 if Kb for water is 0.52 Kelvin 0.52 kg per mole। ठीक है, कैलकुलेट केल्विन kg per mole आएगा यहाँ पे। ठीक, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो पहले आपको पता चल गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी और सॉल्यूशन भी। थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, असल में थर्ड में भी लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट के 15 मिनट जब बचेंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2026, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन भी नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बोला है नीट 2026 में केमिस्ट्री का पेपर लेंथी आने वाला है। लेंथी आएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के देखने को मिलेंगे। आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस पैटर्न का। एक मैंने पहले कराया था आपको, ठीक, जिसमें 2 चैप्टर मिक्स थे। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको मेजर टेस्ट में जरूर कराऊंगा। तो मेजर टेस्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक टेस्ट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सभी के वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन इस पैटर्न के जरूर आएंगे जो बच्चों का टाइम वेस्ट करेंगे। और जो बच्चा वीडियो सॉल्यूशन देख जाएगा ना, मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे करना है, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको पहचानना थर्ड अटेम्प्ट में करें, जैसे इसमें बता रहा हूं। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल। पीटी सॉलिड है, ये रिएक्शन दे रखी है,
वो बोल रहा है कि सेल थोड़ी देर काम करने के बाद कंसंट्रेशन 3 मोलर हो जाती है HCl की, और ये जो 3 मोलर HCl है ना, इसकी उसने दे रखा है, एक तो लैम्डा m दे दिया 240, ठीक, और लैम्डा इनफाइनाइट भी दे रखा है ना, ये लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है 420। वो बोल रहा है kb कितना होगा। देखो आप जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम होता है। अब मुझे आई नहीं पता, आई के लिए क्या चाहिए, आई का फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होता है, और HCl में n कितना लोगे 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 आयंस दे सकता है, ठीक। अब अल्फा अगर आ जाए अपना काम हो जाएगा। तो अल्फा क्या है, ये अल्फा होगा 240 डिवाइड बाई 420, इसको कैंसिल करो, ये कितना आ गया 6 चौका 24, 6 7 42, और इसको लिख सकते हो आप 7 5 जा 35 और 7 7 जा, तो ये 0.57 इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो आई विल बी इक्वल टू 1.57, और आपका आंसर आ गया कितना, यहाँ पे आई आ गया, के भी कितना है 0.52 है, और गुणा में मोललिटी कितनी रखेंगे। देखो 3 मोलर सॉल्यूशन है ना, तो इसको 3 मोलर को आप ये मान लो लगभग 3 मोलर ही होगा, क्योंकि डेंसिटी वगैरह दिन तो कैलकुलेट करते, तो इसको 3 मोलर मान के यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डेल्टा टी भी आ जाएगा। कितना आएगा डेल्टा टी भी, पहले इसकी मल्टीप्लाई करी, इसको 3 5 जा 15 मान लो, 1.5 को 1.5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2.25 यानी 2.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लगभग 2.2 से ज्यादा और 2.5 से कम। तो अब 2 से ज्यादा और 2.5 से कम यानी लगभग 2.5 से बढ़ा दो, तो अप्रोक्स में इसको 2.5 मान लेता हूं, इतना है ना, केल्विन में आ गया। तो टीबी विल बी इक्वल टू 373 प्लस 2.5 दैट इज 375.5 केल्विन के अप्रोक्स आएगा। कोई ज्यादा क्लोज तो नहीं इसके। ये देखो ये रहा आंसर, आंसर इज 1। थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, समझे भाई, बोलो कोई डाउट है क्या। देखो मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ सकता है या नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये पक्का है ऐसे इस पैटर्न के 4 से 5 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीट 2026 में केमिस्ट्री लेंथी आने वाली है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए, सबसे पहले पहचानो भाई 2 चैप्टर है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस सॉल्यूशन चैप्टर मिक्स है, तो हम इसको सेकंड कम से कम थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे, और थर्ड में भी कोशिश करो लास्ट तक लेके जाओ, ठीक, लास्ट के 15-20 मिनट में करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन में आप फंस गए ना, तो ये मान लो कम से कम एग्जामिनर आपके 20 से 25 मिनट खा जाएगा, और जो बच्चा 20 से 25 मिनट पेपर में वेस्ट कर देगा उसका पेपर पूरा नहीं होगा, ठीक। जैसा कि नीट 2025 में हुआ वैसा आपके साथ नीट 2026 में हो सकता है। और ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, क्वेश्चन सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, इजीएस्ट मेथड क्या है पेपर सोल्व करने का, सब सिखाऊंगा मेजर टेस्ट में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एक एक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है, क्योंकि मैं आपको 10 टेस्ट में कम से कम 10 बार रिवाइज करा दूंगा। समझे या नहीं समझे, तो प्लीज वो अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में क्या था, ये बोल रहा है कि ये सेल दे दिया उसने, और इस सेल में क्या बोल रहा है कि सेल ने थोड़ी देर काम किया, काम करने के बाद क्या होता है 3 मोलर HCl की कंसंट्रेशन हो गई है ना, कंसंट्रेशन 3 मोलर हो गई, और बोल रहा है 3 मोलर HCl की ये आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दी, और लिमिटिंग मोलर यानी लैम्डा नॉट यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दी 420। के भी दे रखा है, बोल रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी भी पता होना चाहिए, डेल्टा टी भी होता है इंटू के बी इंटू एन। अब हमें के भी पता है, मोललिटी यहां से आ जाएगी 3 मोलर से 3 मोलर मान लेंगे उसको। आई नहीं पता, आई कैसे आ सकता है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 फैक्टर पता ना आपको आई, तो अल्फा चाहिए। अल्फा क्या होता है 2 ये लैम्डा अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, तो आंसर आ गया ये 0.57 है। तो यहां से अल्फा से आई आ गया, आई से फिर आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी से टीबी। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक। एक क्वेश्चन पहले भी करा था जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स था, अच्छा पेपर है ना। ये तो तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख रहे हो, मेजर टेस्ट देखना, इससे भी अच्छे बनाऊंगा। नेक्स्ट ये वाला फिर एक शानदार क्वेश्चन, देखो भाई ये क्वेश्चन भी नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, ठीक, एज इट इज आ सकता है, मैं पहले ही बोल देता हूं आपको, ठीक। और अगर आएगा तो आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके क्लास नोट्स में मैंने करा रखा है। आप चाहें तो अमेजन से आज ही मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स की बुक ऑर्डर करके चेक कर सकते हैं। ये ग्राफ मैंने एनसीआर आपको बनवा रखा है। क्यों बनवा रखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ये, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे,
रेडॉक्स रिएक्शन है, ये दे दिया। ई नोट सेल दे रखा है इसका, वो बोल रहा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट ई सेल एज ए फंक्शन ऑफ log Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। देखो आप इस रिएक्शन के लिए ई सेल कैसे लिखोगे, ई नोट सेल जो 1.10 है माइनस क्या लिखोगे 2.303 RT 2.303 RT अपॉन NF यानी 2F log concentration of एनोड डिवाइड बाय concentration of कैथोड, ये लिखेंगे। अब दिस इज Y, दिस इज C और दिस इज MX। तो ये ग्राफ जो बन रहा है ये नेगेटिव स्लोप वाला है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये ग्राफ आएगा। अगर यहां पे ई सेल बना दिया और यहां पे log कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस आपने लिख दी, तो ये ग्राफ आएगा नेगेटिव स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप विल बी इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF। ये होता है मतलब N जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब ग्राफ बता दो क्या आएगा, आंसर देख के बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कर लोगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो आप कर ही लोगे, मैंने क्लास में भी करवा रखा है। हो सकता है एग्जामिनर इस इक्वेशन को ऐसे भी बना के दे दे आपको, एग्जामिनर चाहे तो ऐसे ही बना के दे सकता है, ई नोट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन 2F log कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन। कर सकते हैं ना, इसका इनवर्स करेंगे तो इसकी पावर -1 आ गएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो ग्राफ आएगा y इक्वल टू C प्लस MX, स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे ये आपका ई सेल अगर है तो ये log कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। और यहां पे जो इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट इज ई नोट सेल, ये दोनों ही केस में ये क्या है, यहां पे ये जो इंटरसेप्ट है ये ई नोट है, यहां पे भी ये ई नोट है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, स्लोप यहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, वैल्यू सेम आएगी, हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से करा दिया मैंने आपको, आंसर 2 आ गया आपका इसका, ठीक। ऐसे ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे मेजर टेस्ट सीरीज में, मजा आ जाएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 40। गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यूज दे रखी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MnI2। देखो MnI2 में भाई एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो कैथोड पे क्या होगा, Mn भी रिड्यूस हो सकता है, वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। देखो Mn2 प्लस जब रिड्यूस हो रहा है उसका ई नोट है -1.18 और वाटर का है -0.83, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा ना। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का, तो वाटर रिड्यूस होगा, H2O किस में जाएगा, H2 में जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे अब देखो I2 का इसका रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन का ज्यादा है, इसका और वाटर का मतलब ऑक्सीजन का सेम आ रहा है, तो यहां पे ना कंपटीशन हो जाता है हमेशा, I माइनस इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I माइनस I2 में जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा, H2 बना कैथोड पे और I2 बना, बोलो I2 बना आपका किस पे, एनोड पे। H2 कैथोड पे, I2 एनोड पे। आंसर 1। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा, इस बार लिख लेना मेरी बात, है ना। कौन सा आएगा, मेजर टेस्ट में करवा दूंगा। नेक्स्ट, गिवन दैट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁵ एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज, देखो भाई इसने डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया, K दे दिया, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे दी, और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा 0.01 मोलर एसिटिक एसिड की। तो हम एक काम कर सकते हैं, K = C⁴ कर सकते हैं, K = C⁴, सही है। अल्फा = √KA/C आ जाएगा। ये 1.8 इंटू, इसको ऐसा लिख दूं 18 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ये 10⁻⁻2 है, √10⁻⁴ आ गया। तो अल्फा = आपका आ जाएगा, इसको 4 पॉइंट समथिंग मान लो, जैसे 16 का रूट कितना होता है, ऐसे लिखते हो ना, 16 से बड़ा कौन है, 25, और इन दोनों के बीच में आता है 18, तो ऐसे होगा ना ये ऑर्डर, तो इनका रूट लोगे तब भी यही ऑर्डर आएगा, 4 से बड़ा 5 से छोटा, तो 4.5 मान लो क्या, 4.5 4.4 इस टाइप का ही आएगा, इंटू 10⁻⁻2, ये अल्फा आ गया आपका, यानी
0.044 आ गया मान लो। तो अल्फा क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नोट होता है, ठीक। तो अल्फा कितना है 0.044 और लैम्डा m कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये 390.7 दे रखा है। इसको 400 मान लो और उसको 4 मान लो, है ना, 0.04 मान लो ओनली। तो 400 मान लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 के आसपास आएगा, 4 चौके 16, 16 के आसपास ये आ जाएगा। आंसर इज 2। लैम्डा m विल बी इक्वल टू 16.57 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कर लोगे भाई, आंसर इज 2। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, आंसर 2 आ गया, ठीक। अच्छा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, अल्फा पे, लैम्डा एम पे, लैम्डा एम नोट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। A current of 9.65 ampere is passed for 3 hours between nickel electrode is 0.55 liter of a 2 molar solution of NiNO3 twice. The molarity of the solution after electrolysis will be। देखो निकिल किस में है, +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, निकिल में जाएगा। तो आपने जो चार्ज पास किया है तो ये होगा Q इक्वल टू IT, यानी 9.65 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, ठीक। ये होगा कूलम में, और Q इक्वल टू 9.65 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 96500। ये दोनों जीरो काट दो और ये काट दो 0.01 पे, ठीक। और ये 6 18 18 का 108, ये 1.08 फेराड आ गया, यही आया क्या, ठीक, सही आ रहा ना। चलो अब 2 फेराड पास करने पे कितना मिला, 1 मोल डिपॉजिट हो गया, यूं बोल, हाँ ठीक है ना, 1 फेराड पास करने पे 1/2 मोल डिपॉजिट होगा। तो 1.08 फेराड पास करने पे 1/2 इंटू 1.08 मोल डिपॉजिट हो जाएगा, यानी इतना डिपॉजिट हुआ, तो यही तो घट गया। तो निकिल 2+ की जो इनिशियल मोल थे, इनिशियल मोल्स कितने हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ Ni2+ कितने हैं, ये है 2 मोलर इंटू 2 इंटू 0.55, कितने हैं भाई, ये हो गया आपका 2 5 10 2 55 दूनी 110, 1.10। अच्छा मोल्स डिपॉजिटेड, मोल्स ऑफ निकिल 2+ डिपॉजिटेड कितने हैं, डिपॉजिट कितने हो गए, डिपॉजिट हो गए आपके 1/2 इंटू 1.08, दैट इज 0.54 मोल्स। बचे कितने मोल्स लेफ्ट, मोल्स ऑफ Ni2+ लेफ्ट कितने हैं 1.10 माइनस 0.54, कितने हो गए, ये हो जाएगा 0.56 मोल्स। कंसंट्रेशन निकिल 2+ की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.56 डिवाइड बाई 2 यानी 0.28 मोलर, क्योंकि 2 लीटर है ना, तो 0.28 मोलर। ये तो कहीं भी नहीं आ रहा ऑप्शन में, कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। देखो दोबारा, ये करंट हमने लिया Q इक्वल टू IT किया, 3 आवर्स 60 सेकंड 60 सेकंड, ये बिल्कुल सही चला है यहाँ तक, 2 जीरो कटी, ये 0.01 ये भी सही है, 6 18 18 6 108 ये भी सही है। फिर 2 फेराड पास करने पे 1 मोल मिल रहा है, 1 फेराड से हाफ मोल मिलेगा और 1.08 फेराड से इतना मोल मिलेगा, ठीक। तो यानी इतना निकिल 2+ डिपॉजिट हो गया, ठीक। ये वाला क्या आ रहा है अब, निकिल 2+ के इनिशियल मोल कितने थे, 2 इंटू 0.55 लीटर है ना। हाँ एक गलती कर दी मैंने, पता क्या है, वो 2 मोलर है, वो 2 मोलर है, यहां वॉल्यूम कितनी है 0.55 है। तो अब बताओ कितना आया, लगभग 1 के आसपास, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। अब 1 से थोड़ा सा ज्यादा तो ये तो इतना तो नहीं आएगा, तो 1 के आसपास ये आ रहा है, थर्ड ये आंसर आ जाएगा, है ना। आई थिंक इसमें भी मैं वैसे तो ठीक है, क्या बोला, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी, ठीक है, लगभग 1 मोलर के आसपास आएगी, अप्रोक्सी मान लो, ठीक। सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ये नहीं आएगा कहीं 1.25 लिख दो कि सर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अरे ज्यादा कितना, 1.2 थोड़ा जाएगा, 1.01 मान लो, ठीक। ये नियरेस्ट आंसर माना जाएगा, ठीक। कोई डाउट इसमें,
कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 43 असर्शन रीजन है। भाई जब असर्शन रीजन से अगर आपको डर लगता ना, पहले रीजन पढ़ लिया करो। रीजन क्या है, कॉपर इन कॉपर सल्फेट इज कन्वर्टेड टू कॉपर हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं, कॉपर 2+ कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ कॉपर में जाता है, कॉपर सॉलिड में, ना कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। रीजन रॉन्ग। अब देखो आपके दिमाग में जो फितूर रहता ना, असर्शन सही हुआ रीजन सही हुआ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, हो गया ना खत्म। ये रीजन पढ़ने का फायदा है। ठीक, यही सिखाऊंगा मैं आपको मेजर टेस्ट में, और मेजर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ये लर्निंग्स है ना, जो अपनी लर्निंग्स फॉर नीट 2026, ये आपकी मेजर टेस्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आज तक आपने नहीं सोचा होगा। ना कि ओनली केमिस्ट्री में, बल्कि फिजिक्स और बायो में भी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। ठीक, तो मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखना, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे आपने पढ़ा रीजन पढ़ते ही क्या हो गया, रॉन्ग। कॉपर सल्फेट से कॉपर हाइड्रोक्साइड में डिपॉजिट नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, बल्कि कॉपर सॉलिड में जाता है। तो रीजन रॉन्ग, तो हमारी टेंशन खत्म हो गई कि असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब असर्शन पढ़ लो, बस ये देखना गलत या सही। At the end of electrolysis using platinum electrode, an aqueous copper sulfate solution turns colorless। बिल्कुल सही है। देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में, कॉपर में, तो इसका ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा ना, डिसअपीयर हो गया, कलरलेस हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, आंसर 3 है। और क्वेश्चन ये पहले अटेम्प्ट का है या दूसरे अटेम्प्ट में कर दिया करो, अगर आपको असर्शन रीजन टप सकते हैं। ये सिखाऊंगा मैं आपको मेजर टेस्ट और उसके वीडियो सॉल्यूशन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फिर रीजन पढ़ो। इन ए मर्करी सेल इलेक्ट्रोलाइट इज ए पेस्ट ऑफ KOH एंड HgO। बिल्कुल सही तो है, KOH और HgO तो होता है, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया, चेक करना आज जाके, है ना, घर पे। नेक्स्ट असर्शन क्या है, द सेल पोटेंशियल ऑफ द अच्छा अब देखो रीजन सही है तो इसका मतलब आंसर 1 या 2 आ रहा है, क्योंकि रीजन फॉल्स 3rd और 4th में है। तो अब असर्शन भी सही है, बिना पढ़े बता दिया मैंने आपको। सही क्यों है वो सोचो। देखो द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट, V आएगा यहां पे, विच रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सेल पोटेंशियल होता है मर्करी सेल का वो 1.35 रहता है, और वो थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस सेल में कोई भी आयन नहीं आता। जैसे आप ई सेल क्या लिखते हो, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की। आयन की कंसंट्रेशन लिखते हो, कभी सॉलिड की लिक्विड की नहीं लिखते ना। तो इसमें आयन है ही नहीं, तो वो वाली टर्म हट गई। तो E क्या आया, इक्वल टू E0 सेल। तो E0 सेल हमेशा क्या रहे, E इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, सेल एकदम बंद होगा। समझ आ गया, क्योंकि बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज देयर आर नो आयंस इन ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये इसका रीजन है, ये इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक, अब ये कहीं दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है क्या, दूसरी स्टेटमेंट में बस ये लिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट KOH एंड HgO। इससे फर्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेल रिएक्शन में आपका आयंस नहीं आता। अब सेल रिएक्शन क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख के देखो, क्योंकि इस बार पक्का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन सेल से आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, नीट 2026 में आ सकता है। लिख लो, यही क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको ना नोट्स में भी लिखवाया था कि असर्शन रीजन यहां से आ सकता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है। तो आंसर क्या आया, सेकंड, आंसर इज 2, रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लेंगे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फिर असर्शन रीजन पढ़ो। विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर इंक्रीजेज। देखो अगर डाइल्यूशन आप करते हो तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यों बोल दो, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई मान लीजिए 100 आयन थे 1 लीटर में, ठीक, तो 1 लीटर में 100 आयन है। अब मैंने उसकी वॉल्यूम बढ़ा के कर दी, उसमें और पानी डाल दिया, 10 लीटर कर दी, तो 10 लीटर में कितने आयन है दीदी, 100। 10 लीटर डाइल्यूशन करने पे 1 लीटर में कितने आ गए, 1 लीटर में तो 10 होंगे ना, 10 लीटर में अगर 100 है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी रॉन्ग है। फिर वही बात हो गई, रीजन अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब अपना ऑर्डर खत्म हो गया पहले और दूसरे ऑप्शन का, ठीक। और रीजन अगर रॉन्ग है तो या तो असर्शन ट्रू है या फॉल्स, बस ये चेक करना आपको। देखो ऑन डाइल्यूशन
इक्विवेलेंट एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले बताया था मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन पे मोलरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अगर डाइल्यूशन करोगे तो नॉर्मलिटी घटेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, डाइल्यूशन करने पे कप्पा डिक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, आंसर 3। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी या मीडियम जहां आप रखना चाहो, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, असर्शन रीजन। ठीक, तो ये थे भाई आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आप मेरे से प्रॉमिस कर सकते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके केमिस्ट्री में 60, 70, 80 या जिस स्टूडेंट के 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं उसको 160 प्लस कराऊंगा। जो बच्चा 130, 140, 150 स्कोर कर रहा है उसको मैं 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 कराऊंगा। आप तैयार हैं? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको इस स्कोर में कराऊंगा, लेकिन एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। मार्च और अप्रैल में जो आपके 10 मेजर टेस्ट होंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के, केयर टेस्ट सीरीज के जो 10 मेजर टेस्ट होंगे, आप प्रॉमिस करो सर एक एक टेस्ट को बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे और एक एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। बस इतना प्रॉमिस कर दो। आपका जो स्कोर मैंने बोला है, हर बच्चा 160 प्लस करेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट 170, 175, इवन 180 आउट ऑफ 180 करेंगे। सिर्फ 10 टेस्ट अटेम्प्ट करना, इनके वीडियो सॉल्यूशन देखना। एक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में 1 घंटा, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखने में 2 घंटा, पर टेस्ट 3 घंटा, टोटल 30 घंटे आपसे मांग रहा हूं। इन 30 आवर्स का टाइम अगर आपने ईमानदारी से मुझे दे दिया, हर बच्चे का 160 प्लस करा दूंगा। तो बीवाइज क्लासेस ऐप में आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और YouTube पे इनके वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं भी आपके लिए टेस्ट बढ़िया बढ़िया बना के लेके आ रहा हूं। ठीक है भाई, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंस के साथ वीडियो देखा। ठीक, इस बार अच्छे से मेहनत करना और अच्छे डॉक्टर बनना, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।